नमस्कार, मैं हेमेंद्र नाथ व्यास, सहआचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन पढ़ रहे थे भारत में समाजशास्त्र का विकास। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम जब समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं तो इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, स्वतंत्रता से पहले समाजशास्त्र का विकास, और दूसरा, समाजशास्त्र स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र का विकास। तो कल हमने पढ़ा था स्वतंत्रता से पूर्व समाजशास्त्र का विकास, और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात समाजशास्त्र का विकास। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, और उसके बाद से ही हमारे देश में जो विकास का जो प्रवाह है वो तीव्र गति से होने लगा। तो वहीं पर हमारा समाजशास्त्र का विकास भी उसी धारा से हम जोड़ सकते हैं। तो मैं ये शुरू करते हैं स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र का विकास। स्वतंत्रता के बाद में भारत में समाजशास्त्र का जो विकास हुआ उसकी पृष्ठभूमि को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस देश ने लंबे समय तक उपनिवेशवाद को भोगा है, और उसके साथ साथ देसी रियासतें सामंतवाद की त्रासदी को झेला है। यहाँ जागीरदार और जमींदार रहे हैं। देश ने एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इसके बाद देश का विभाजन हुआ। हिंदू मुसलमान लड़े हैं, खून खराबा भी हुआ है, शरणार्थी आए हैं, और संविधान ने राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया है। हम एक प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी समाज का निर्माण करना चाहते थे। हमारी इस विशाल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समाजशास्त्र के विकास को देखना चाहिए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाजशास्त्र का स्वरूप बदलने लगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जिस प्रकार भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो विकास हुए हैं उसी स्वरूप में हम हमारे समाजशास्त्र के विकास की धारा को देख सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व नृतत्व शास्त्र एवं पाश्चात्य समाजशास्त्रों का भी प्रभाव रहा था। अब परिवर्तन यह हुआ कि समाजशास्त्रीय शोध और शिक्षा में अमेरिकी योगदान का महत्व बढ़ गया। भारत में ग्रामीण अध्ययनों की बाढ़ आने लगी, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व तक पूरे भारतवर्ष में यदि अपन उच्च शिक्षा की बातचीत करें तो बहुत कम जगह उच्च शिक्षा हुआ करती थी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे बड़े बड़े विकासवादी लोगों ने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया, और उस शिक्षा में महाविद्यालय शिक्षा को भी उच्च स्तर पर रखते हुए स्कूल कॉलेज को खोले गए। जब स्कूल कॉलेज खुले तो उनमें समाजशास्त्र जैसा विषय को उन्होंने रखा, और वहीं से हमारी समाजशास्त्र में शोध की गति बढ़ने लगी। और शोध में भी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों का जो अध्ययन है वो बहुत अधिक प्रभावशाली तरीके से हमारे सामने रखा। यह सब अमेरिकी प्रभाव का परिणाम था। 50 के दशक में समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र सिद्धांतों की पहचान बनने लगी। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक समाजशास्त्र सिद्धांतों का बहुतायत से उपयोग होने लगा। समाजशास्त्र संवेदनशील वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित होने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ हुए ग्रामीण समुदाय के अध्ययन 1970 से 1980 के दौरान और भी अधिक होने लगे। किसानों और किसान आंदोलन के अध्ययन भी मुख्य रूप से उभर कर सामने आए, और हमारी केवल सोशलॉजी में रिसर्च ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ कई सारी स्ट्रीम हमारी सोशलॉजी के अंतर्गत
जिसमें प्रमुख रूप से धर्म का समाजशास्त्र, राजनीति का समाजशास्त्र, ऐसे कई सारी स्ट्रीम्स उभर कर हमारे सामने आई। जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक हित, स्त्रियां, जनजातियां, पिछड़े वर्गों और विस्थापितों के अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में उभर कर आने लगे। आज हमारे पास कतिपय ऐसी अवधारणाएं हैं जो गांवों को समझने में सहायक है। अवधारणाओं में प्रमुख जाति, संस्कृतिकरण, आधुनिकता, परंपरा आदि मुख्य है। समय बीतने के साथ भारतीय समाजशास्त्र में सैद्धांतिक और विषय वस्तु संबंधी नई परिपक्वता भी आने लगी। 1980 से 1990 के दशक तक आते आते आंदोलनों का समाजशास्त्र, जो मात्र पहले हित प्रदान समूह, वर्गों, इकाइयों का अध्ययन करता था, अब नवीन सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन के प्रति उन्मुख हुआ। विकास की प्रक्रिया और वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों ने पर्यावरण के समाजशास्त्र को जागृत किया। इसी तरीके से मेडिकल सोशियोलॉजी भी हमारे सामने उभर कर आई। मानव अधिकार, स्त्रियों और बच्चों, कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के अध्ययन, नगरीय समाज के विकास की प्रक्रिया, इसमें नगरीय समाजशास्त्र जैसे नए विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित होते गए। इन प्रक्रियाओं ने 1980 से 1990 के दशकों के बाद भारतीय समाजशास्त्र के सैद्धांतिक और विषय वस्तु दोनों ही पक्षों को नई दिशाएं दी। भारत में वर्तमान समाजशास्त्र एक नई पहचान बना रहा है। अब समाजशास्त्र केवल कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रहा। आपने देखा होगा कि पहले जो समाजशास्त्र था, जब हम स्वतंत्रता के पहले की बात करते हैं तो कुछ एक जगह, कुछ स्थानों पर इसका किसी विषय के साथ इसका अध्ययन अध्यापन होने लगा था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी स्थिति आई कि पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में सभी लगभग महाविद्यालयों में इसको एक लोकप्रिय विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन अब हम जब बात करते हैं तो ये केवल कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रह गया। अब इसका महत्व या उपयोग की आम जन के लिए भी सार्थक होने लगा। आपने देखा होगा कि आजकल कई जगह NGO है ना, स्वयंसेवी संस्थाएं और विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयत्नों से समाजशास्त्र अपनी नई सामाजिक एवं शास्त्रीय भूमिका विकसित कर रही है। विश्व स्तर पर भूमंडलीकरण के दौर में नवीन सामाजिक समस्याओं एवं उभरती प्रवृत्तियों के अध्ययन समाजशास्त्र की सार्थकता को प्रमाणित करने में लगे हैं। आपने अभी देखा होगा कि कोविड-19 से हम सभी ग्रसित हैं और पूरे विश्व में लगभग फैल गया है। तो पिछले दिनों ICSR की तरफ से भी एक प्रस्ताव आया था सभी समाज वैज्ञानिकों के लिए, जिसमें समाजशास्त्रियों को प्रमुखता से उनको प्रेफर किया गया था। तो उनको एक अध्ययन की ज़रूरत थी, क्योंकि अब जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जब ये कोविड-19 फैल गया, लोगों का रोजगार की स्थितियां छिन गई, बेरोजगार लोग हो गए। ऐसी स्थिति में आम जन क्या करे? अब आपने देखा होगा कि वहाँ पर अब समाजशास्त्र की यह भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो इन सब का अध्ययन करे कि किस प्रकार के सामाजिक प्रभाव इस कोविड के कारण पड़ने लगे। लोग अपने मूल स्थान को छोड़, अपने जो व्यावसायिक स्थान था उनका, जहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे, जहाँ पर वो मजदूरी कर रहे थे, वहाँ से छोड़कर अपने मूल स्थान पर चले गए। अब ऐसी स्थिति में चले तो गए, प्रारंभिक अवस्था तो सारी ठीक ठाक लगी, लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक मनमुटाव बढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ पर भी रोजगार नहीं है, कृषि नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? तो उन्हें आपस में जो निकट के रिश्तेदार थे उनमें संघर्ष की स्थिति बनी, और अब उस संघर्ष से पुलिस केस भी होने लगे। ऐसे कई सारे, अब यहाँ पर जो समाजशास्त्री उसका दायित्व बनता है कि वो इस समस्या के किस प्रकार से अध्ययन करे और एक निराकरण की बात हमारे सामने लाकर रखे कि अगर ये कोविड-19 लंबे समय तक चला तो भारत में इसकी क्या स्थिति हो जानी है। तो यहाँ सबसे प्रमुख जो बात आती है वह है एक समाजशास्त्री की। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात भारत में
समाजशास्त्र का विकास बहुत तीव्र गति से, और आज हम उसको साक्षात रूप में देख रहे हैं। अब इसमें दो प्रश्न हमारे सामने उठकर खड़े होते हैं। पहला प्रश्न आता है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व समाजशास्त्र के विकास के मुख्य आयाम कौन से थे? देखिए, हमको हमें ये देखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता से पूर्व जो समाजशास्त्र का विकास हुआ वो कहाँ से शुरू होता और कहाँ आकर समाप्त होता और क्या क्या पक्ष हमने ले लिए थे। और दूसरा प्रश्न जो इसके साथ उठता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की पहचान कैसे बनी, ये हमें बताना है। इस प्रकार दो प्रश्न कल आप अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे। अब मैं बात करता हूँ नए टॉपिक की, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और एवं अध्ययन क्षेत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक विषय में एक विशिष्ट सामग्री होती है तथा उसकी पहचान, जो कि उसके पहचान को एक निर्धारित करती है। जैसे हम जब कहते हैं कि मैं सोशलॉजी का विद्यार्थी हूँ, तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि सोशलॉजी में हमारा क्या सब्जेक्ट मैटर है, हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और जो ही हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि हम राजनीति विज्ञान में किन विषयों का अध्ययन करते हैं, किन पक्षों का अध्ययन करते हैं। जब जो ही हम कहते हैं कि हम बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो बायोलॉजी में किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं वो हमें स्पष्ट हो जाने लगता है। तो इस प्रकार प्रत्येक विषय का अपना एक अध्ययन करने की सामग्री है जो कि उसकी पहचान को डिसाइड करती है, निर्धारित करती है। विषय वस्तु अध्ययन की जाने वाली सामग्री को ही माना जाता है। जैसे हमारे पास कोई बर्तन है ना, तो जब वह खाली है तब तक उस बर्तन का उपयोग पात्र के रूप में जाना जाता है कि एक डिब्बा है और एक खाली डिब्बा है, ठीक है। लेकिन जो ही उस बर्तन के उपयोग में कोई वस्तु को अपन रख लेते हैं तो हम उसकी पहचान उस सामग्री के रूप में कि भाई चीनी वाला डिब्बा है या तेल वाला डिब्बा है या दाल वाला डिब्बा है, इस प्रकार से हम उसको कर देते हैं। तो उसी समय उसकी पहचान रखी गई वस्तु सामग्री से बन जाती है। अतः पात्र में रखी जाने वाली वस्तु सामग्री के समान किसी विषय के अंतर्गत अध्ययन, अध्यापन के आयामों, पक्षों, बिंदुओं आदि को उसकी विषय वस्तु कहेंगे। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र का संबंध भी विषय वस्तु से ही है। अंतर केवल इतना है कि विषय वस्तु को वास्तविक सामग्री कहेंगे जबकि अध्ययन क्षेत्र को एक संभावित सीमा कहेंगे। अर्थात विषय सामग्री की संभावना जिस संभावित सीमा तक होती है उसे अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र को सैद्धांतिक आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, अलग समझ सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो दोनों ही एक दूसरे से पूरक है। अतः हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र की विवेचना भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से करेंगे। धन्यवाद। कल अपन इसी को आगे पढ़ेंगे, समाजशास्त्र के संस्थापकों का दृष्टिकोण।